अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक हमने करैक्टर्स को पढ़ा हुआ है कि करैक्टर्स क्या होते हैं। लाइक करैक्टर टाइप क्या है। आप एक वेरिएबल बनाते हो जिसकी डेटा टाइप होती है 4 और उसके अंदर आप एक ही करैक्टर को एट अ टाइम सेव करवा सकते हो। तो बेसिकली स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? स्ट्रिंग्स करैक्टर एरेज हैं। आप स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल करैक्टर्स को स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, जैसे हम एक एरे बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट एरे और इसका मैं साइज रखता हूँ 100। तो बेसिकली ये वाली स्टेटमेंट कर क्या रही है? ये मेरे पास 100 वेरिएबल्स बना रही है जिसके अंदर मैं 100 नंबर्स रखवा सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं करता हूँ इंट ए, तो ये मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं एक सिंगल वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। बट जब हम एरे बनाते हैं तो एरे के अंदर हम 100 वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं इंडेक्सेस के ऊपर, जो कि 0 से स्टार्ट होंगे और 99 तक जाएंगे। सिमिलरली जब हम करैक्टर की बात करते हैं तो करैक्टर ए अगर मेरे पास एक वेरिएबल है तो इसके अंदर मैं एट अ टाइम एक वेरिएबल रखवा सकता हूँ। ठीक है, तो जब हम करैक्टर एरे की बात कर रहे हैं तो अब इस करैक्टर एरे के अंदर मैं 100 करैक्टर्स को रखवा सकता हूँ। मैं कैसे रखवा सकता हूँ? इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ अपना नाम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट इंडेक्स पे i, देन सेकंड इंडेक्स पे n, थर्ड इंडेक्स पे z, a, m, a, m। तो अब हमने इस करैक्टर एरे के अंदर मैंने अपना नाम सेव करवाया है और इसके अभी भी बाकी इंडेक्सेस जो हैं वो खाली रहेंगे। ये वाले 0 पे आएगा और ये जो 0 से काउंट होके यहाँ पे भी आता है 0 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास 6 इंडेक्स पे सेव हो जाएगा। तो 0 से 6 इंडेक्स तक हमने एक एरे बना ली है और जब मैं इसको सी आउट करवाऊंगा एरे को तो वो मेरे पास एक प्रॉपरली स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाएगी, एक सिंगल करैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स क्या है? बेसिकली स्ट्रिंग्स हमारे पास करैक्टर एरे है जिसके अंदर हम मल्टीपल करैक्टर्स को सेव करवा सकते हैं। अभी मैं जस्ट करैक्टर एरे की बात कर रहा हूं, हम स्ट्रिंग टाइप की बात बाद में करते हैं। अब स्ट्रिंग टर्मिनेट कैसे होगी? स्ट्रिंग टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास होता है एक नल करैक्टर जिसको हम \0 भी कहते हैं। तो नल करैक्टर को हम, अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बनाई है, सॉरी एक करैक्टर एरे बनाई है 100 इंडेक्सेस की। तो अब मेरे पास, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई है? तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट होगी हम इसके एंड पे \0 पुट कर देंगे, नल करैक्टर पुट कर देंगे। अब इस नल करैक्टर से हमें पता चल रहा है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट हो गई है, इससे आगे हमारे पास कोई भी इंडेक्सेस नहीं है। तो बजाय इसके कि हम पूरे 100 इंडेक्सेस को जाके प्रोसेस करें और इसको आउटपुट करवाएं, हमें जस्ट उतने ही इंडेक्सेस चाहिए जितने में हमारी स्ट्रिंग है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, अपनी स्ट्रिंग को नल करैक्टर से \0 से टर्मिनेट करते हैं कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमने 100 इंडेक्सेस इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर मैंने इस एरे में, इस स्ट्रिंग में नेम सेव करवाने हैं तो लाजमी नहीं है कि हर किसी का नाम 7 करैक्टर का हो। किसी का नाम 3 करैक्टर का भी हो सकता है, किसी का नाम 17 करैक्टर्स का भी हो सकता है। तो जहाँ पे भी हमारा लास्ट करैक्टर आएगा, लाइक यहाँ पे मेरे पास m है लास्ट करैक्टर मेरे नाम में, तो मैं इससे नेक्स्ट इंडेक्स में \0 रखवा दूंगा जो कि इंडिकेट कर रहा होगा कि हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई है
और इससे आगे हमारे पास कोई भी चीज नहीं है। तो \0 बेसिकली आपकी स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर रहा होता है और ये हमेशा आपकी स्ट्रिंग के एंड पे आता है। ठीक है, तो \0 आपकी स्ट्रिंग को नल जो है \0 या नल, ये आपकी स्ट्रिंग को टर्मिनेट करता है। अब यहाँ पे वो सारी लॉजिक है जो मैंने आपको पहले बताई हुई है कि आपका एरे किस तरह से स्टोर होती है। लाइक ये आपके पास जीरो इंडेक्स, इसी एरे के जीरो इंडेक्स पे सेव होगा। यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7th इंडेक्स पे आपका \0 सेव हो जाएगा। ये वही वाले कंसेप्शन जो मैंने आपको एरे में बताए हुए हैं कि एरे में डेटा किस तरह से सेव होता है। यहाँ पे जैसे मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये मैं आपको बताता हूँ। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप स्ट्रिंग के अंदर इनपुट कैसे करवा सकते हैं। अब स्ट्रिंग में इनपुट करवाने के आपके पास 3 मेथड्स हैं। या तो आप सी इन के थ्रू करवाएं, ठीक है, सी इन आपके पास स्ट्रीम कैरेक्टर्स आ जाते हैं और उसके स्ट्रीम इंडिकेटर्स आ जाते हैं और उसके बाद आपके पास क्या आता है, आपके वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो एक तो मेथड आपके पास हो गया सी इन के थ्रू स्ट्रिंग को इनपुट करवाने का। यहाँ पे एक और मेथड है कि आप सॉरी आप यहाँ पे गेट का फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं सी इन के साथ। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या है, सी इन आप लिखोगे, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और साथ ही गेट के फंक्शन को कॉल करके उसमें आप अपने वेरिएबल को पास करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पे अभी मैंने किया हुआ है ये गेट लाइन है, गेट और गेट, अच्छा गेट का फंक्शन भी हम कॉल कर सकते हैं जस्ट इस तरह से। ठीक है, मैंने एक कैरेक्टर अरे बनाई हुई है की और उसके अंदर 25 की मैंने लेंथ दी हुई है। तो अब मैं इसके अंदर सी इन कैसे करवाऊंगा, सी इन डॉट गेट और पहले उस वेरिएबल का नाम जिसमें हमने सी इन लेना है, जिसमें हमने यूजर से इनपुट लेनी है और कितने कैरेक्टर्स लेने हैं। क्योंकि मैंने इस एरे का साइज 25 रखा हुआ है तो हम इसके अंदर 25 कैरेक्टर्स को ही सेव करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर 2 लिखूंगा तो हम अब इस की के वेरिएबल के अंदर जस्ट 2 कैरेक्टर्स को सेव करवा सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड आपका जो पैरामीटर होता है इस गेट के फंक्शन का वो होता है कि आपने इस एरे के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर कितने कैरेक्टर्स को सेव करवाना है। यहाँ पे आपका वेरिएबल आ गया कि इस वेरिएबल में आपने वैल्यू को स्टोर करवाना है और कितने कैरेक्टर स्टोर करवाने हैं। ठीक है, तो ये एक सेकंड मेथड है आपका स्ट्रिंग को सी इन करवाने का। थर्ड है सी इन डॉट गेट लाइन। ये तीनों इक्वल आपके पास इक्वलेंट है एक दूसरे के, या आप सिंपली सी इन यूज करो या सी इन डॉट गेट यूज करो या सी इन डॉट गेट लाइन यूज करो, तीनों इक्वलेंट है और इसका भी सिंटैक्स सेम है कि आपने वेरिएबल लिखना है और उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स को सेव करवाना है वो लिखना है। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स हैं आपके पास स्ट्रिंग्स को इनपुट लेने के, सी इन डॉट गेट, सी इन डॉट गेट लाइन और सिंपल सी इन, लाइक वो होगा ऐसे सी इन और की। ठीक है, अब इसमें और इस लाइन में एक मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि की कभी भी आपको, अगर मैं मेरे पास की 25 कैरेक्टर की एक एरे है तो इसमें मैं अगर 30 कैरेक्टर्स डालता हूं तो ये मुझे रन टाइम पे एरर दे देगा कि आपके पास एरे 25 कैरेक्टर्स की है, आप इसमें 30 कैरेक्टर्स पुट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जो सी इन डॉट गेट है या सी इन डॉट गेट लाइन है उसमें अगर मैं 30 कैरेक्टर्स डालता हूँ 25 की एरे में तो वो फर्स्ट 25 को प्रोसेस करेगा, नेक्स्ट वाले जो 5 है उनको डिस्कार्ड कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि एक आपको एरर थ्रो करेगी, सेकंड उसको ऑटोमेटिकली उस एरर को सॉल्व करके आपको
जो मिनिमम सॉल्यूशन है वो दे देगी, आपकी जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रिंग को इनपुट करने का मेथड है किसी भी एरे के अंदर, करैक्टर एरे के अंदर। अब करैक्टर एरे में हमारे पास डिफरेंट तरह के फंक्शंस आते हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आता है कंपेयर का फंक्शन। अब ये करैक्टर एरे की बात कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हम जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, अगर आपने इन बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करना है तो उसके लिए सी स्ट्रिंग की लाइब्रेरी आप इंक्लूड करवाओगे अपने प्रोग्राम में, सी स्ट्रिंग की। ठीक है, अब कंपेयर का फंक्शन क्या करता है? कंपेयर का फंक्शन दो करैक्टर एरेज को कंपेयर करेगा इंडेक्स बाय इंडेक्स। ठीक है, ये मेरे पास एक करैक्टर एरे है, सेकंड हमारे पास बफर दूसरी करैक्टर एरे है। की में हमने रखवाया हुआ है मैंगो, और बफर वाली जो एरे है उसके अंदर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं सी इन के थ्रू। ठीक है, तो जब इन दोनों में वैल्यूज आ गई तो strcmp का जो फंक्शन है स्ट्रिंग कंपेयर, str फॉर स्ट्रिंग, cmp फॉर कंपेयर, तो strcmp का जो फंक्शन है वो दो एरेज को इंडेक्स बाय इंडेक्स मैच करवाएगा। तो अगर तो वो मैच हो गए तो दैट मीन्स कि उस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है, रिटर्न वैल्यू है, वो 0 हो जाएगी, सॉरी वो 1 हो जाएगी, अदरवाइज वो 0 रहेगी। ठीक है, जैसे ही हमारे पास आपके पास जो है वो क्या कहते हैं उसको, ये दोनों कंपेयर, दोनों करैक्टर एरेज जो हैं वो इक्वल हो गई, तो आपके पास क्या होगा, वाइल नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर करेक्ट होगा। तो दैट मीन्स कि अगर दोनों इक्वल नहीं है तो वो कभी भी 0 नहीं होगी। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको एक दफ़ा str कंपेयर, और हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और हमने लगाया हुआ है वाइल str इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 पे हमारे पास आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। तो जब भी ये इक्वल होगी तो आंसर आपके पास 1 आएगा, अगर इक्वल नहीं है तो वो आपके पास आएगा 0। तो जब तक 0 आ रहा है हम उसको आंसर करेक्ट नहीं कह रहे, जैसे ही 0 के अलावा कुछ और जो 1 है वो आएगा तो हमारे पास आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो इक्वल होंगी तो आपके पास ये पूरा फंक्शन रिटर्न करेगा 1, और अगर इक्वल नहीं है तो वो रिटर्न करेगा 0। राइट, इक्वल नहीं है तो वो रिटर्न 0 कर रहा है, इक्वल है तो वो रिटर्न 1 कर रहा है। स्ट्रिंग कंपेयर का जो फंक्शन है ये दो पैरामीटर्स लेगा, दो करैक्टर एरेज, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो उसको 0 कर देगा, अगर इक्वल है तो वो उसको 1 कर देगा। ठीक है, तो ये आप फंक्शन यूज कर सकते हैं दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए। अब यहाँ पे इसकी आउटपुट दिखाई हुई है। अब इसने बेसिकली डू वाइल लूप लगाई हुई है, डू के अंदर वो इनपुट ले रहा है और वाइल में जस्ट उसने कंडीशन लगाई हुई है कि आपकी जब तक 0 नहीं होती, जब तक 0 है तब तक उसको चलाओ, जैसे ही 0 के अलावा कुछ और है सी आउट करवा दो, आंसर इज करेक्ट। तो व्हाट इज उसका फेवरेट, जो उसका फेवरेट फ्रूट है दैट इज मैंगो। अब डो में वो व्हाट इज माय फेवरेट फ्रूट पूछ रहा है बार बार, हाँ सीन कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम यूजर ने एप्पल सीन किया, तो एप्पल और मैंगो इक्वल नहीं है तो हमारे पास 0 आंसर आया। ठीक है, तो ये लूप दोबारा चलेगी, यूजर एंटर करेगा बनाना, यूजर एंटर करेगा जैसे ही मैंगो, तो फिर हमारे पास आंसर करेक्ट आ जाएगा और हमारी जो लूप है वो एग्जिट कर जाएगी। देन स्ट्रिंग कनकैट का फंक्शन है। कनकैटिनेशन बेसिकली क्या होती है, दो स्ट्रिंग को आपस में मिलाना। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, मेरे पास है एक हेलो और एक मेरे पास है वर्ड। दो स्ट्रिंग्स है, मैंने इसको कनकैट करना है, मैंने इनको इस तरह से लिखना है।
ये मेरे पास एक स्ट्रिंग थी, ये मेरे पास दूसरी स्ट्रिंग है। इन दोनों को कनकैट करके इकट्ठा करके लिखना है, तो दो स्ट्रिंग्स को मिलाना है। मिलाने के कंसेप्ट को कहते हैं हम कनकैटिनेशन। तो दो स्ट्रिंग को कनकैट हम किस तरह से करवा सकते हैं? हम दो कैरेक्टर एरेज ले रहे हैं, एक की और एक बफर की। दोनों हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, की में भी और बफर में भी। अब str का फंक्शन होता है स्ट्रिंग कनकैट। str फॉर स्ट्रिंग, cat फॉर कनकैट, str कैट। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट कैरेक्टर एरे को सेकंड कैरेक्टर एरे के साथ मर्ज के हमें दिखा देगा। तो जब हम इसको सी आउट करवाएंगे, तो हमने क्या किया है, पहली वाली स्ट्रिंग जो है यहाँ पे, पहली वाली जो स्ट्रिंग है ये आई। यहाँ पे हमने जो यूजर है उसने लिखा वेलकम टू, ठीक है। फिर एंटर द बफर स्ट्रिंग आया, उसमें यूजर ने लिखा है C++ प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट स्ट्रिंग हो गई वेलकम टू एंड सेकंड स्ट्रिंग हो गई C++ प्रोग्रामिंग। अब होगा क्या, जो आपका फर्स्ट पैरामीटर होगा उसके साथ सेकंड पैरामीटर वाली जो स्ट्रिंग है वो कनकैट होके सेव हो जाएगी उसी कैरेक्टर, उसी वेरिएबल में। तो की के अंदर था वेलकम टू और बफर के अंदर है C++ प्रोग्रामिंग। तो जब हमने str कैट किया तो बफर वाला जो पार्ट है वो की के बाद जाके अपेंड हो जाएगा। की में था वेलकम टू और यहाँ पे है C++ प्रोग्रामिंग, तो वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग हमारे पास आउटपुट सेव हो जाएगी की के अंदर, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर के अंदर ही वैल्यू अपडेट होगी। सेकंड वैल्यू जो वैल्यू है वो उसके साथ अपेंड हो जाएगी, उसके बाद जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग कैट का फंक्शन में आपका जो फर्स्ट पैरामीटर है वो अपडेट होता है और उसके अंदर वैल्यू क्या आती है, जो सेकंड वाला पैरामीटर है वो उसके साथ अपेंड हो जाता है। तो जब हमने की को आउटपुट करवाया तो की में हमारे पास वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग आ गया और बफर हमारे पास अनचेंज रहेगा जिसके अंदर C++ प्रोग्रामिंग था, तो वो एज इट इज हमारे पास आउटपुट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग कैट का फंक्शन बेसिकली आपके फर्स्ट पैरामीटर को अपडेट करेगा और उसमें अपडेशन क्या आएगी कि जो सेकंड पैरामीटर है वो फर्स्ट पैरामीटर की वैल्यू के बाद अपेंड हो जाएगा, बाद जाके लग जाएगा। तो उसमें था वेलकम टू और आगे फिर C++ प्रोग्रामिंग अपेंड होके उसी की के वैल्यू वेरिएबल में सेव हो गया है। तो स्ट्रिंग कैट का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं अपनी दो स्ट्रिंग्स को कनकैट करवाने के लिए, मिलाने के लिए, उनको मर्ज करने के लिए। इसके बाद स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन है। इन सब फंक्शंस के लिए मैं आपको बात बता रहा हूँ कि सी स्ट्रिंग की लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हैं और करेंगे। अब इसी सिमिलरली हमारे पास दो कैरेक्टर एरेज हैं, की और बफर की। हमने की के अंदर यूजर से इनपुट ली है और उसको बफर में कॉपी करवाना है, तो उसके लिए फंक्शन यूज होता है strcpy, str फॉर स्ट्रिंग और cpy फॉर कॉपी, ठीक है। तो अब होगा क्या कि की जो वैल्यू है वो बफर के अंदर जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। बफर हमने यूजर से इनपुट नहीं लिया हुआ, तो जो भी की वैल्यू है, जो भी यूजर एंटर करेगा इस लाइन पे, यूजर एंटर करेगा वो वैल्यू की में आएगी। अब की वैल्यू को हम बफर के अंदर अगर कॉपी करवाना चाह रहे हैं तो हम पहले वेरिएबल लिखेंगे डेस्टिनेशन जिसमें हमने कॉपी करवाना है, और उसके अंदर क्या कॉपी करवाना है वो हमारे पास सेकंड पैरामीटर होगा, दैट इज की। तो की के अंदर जो भी वैल्यू है वो बफर में सेव हो जाएगी। अब सी आउट करवा रहे हैं हम पहले की और फिर बफर, एंटर द स्ट्रिंग, ये वाली लाइन चली, यूजर ने C++ ट्यूटोरियल लिखा, ठीक है। तो की के अंदर C++ ट्यूटोरियल ही आएगा जो यूजर ने एंटर किया है यहाँ पे, और बफर में क्योंकि हमने की वैल्यू को कॉपी करवाया था, तो जब हम बफर को आउटपुट करवा रहे हैं तो उसमें भी हमारे पास C++ ट्यूटोरियल ही आ रहा है, क्योंकि की वैल्यू को हमने बफर के अंदर कॉपी करवाया है। तो फर्स्ट पैरामीटर आपके पास डेस्टिनेशन होगी, सेकंड पैरामीटर आपके पास सोर्स होगा कि आपने किस को
किस में कॉपी करवाना है। तो इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर के अंदर आपकी वैल्यू कॉपी होगी, कौन सी वैल्यू, जो आप सेकंड पैरामीटर में पास करेंगे। ठीक है। देन हमारे पास एक फंक्शन है कि आप एक स्ट्रिंग की लेंथ को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक करैक्टर एरे है जिसके अंदर हमने वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो इस एरे की इस करैक्टर एरे का साइज जो है वो फाइंड करने के लिए फंक्शन यूज होता है strlen, स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है, इसके अंदर एक पैरामीटर पास होता है, दैट इज कि करैक्टर एरे या स्ट्रिंग को हम पास करते हैं तो ये हमें एक इंटीजर रिटर्न करता है कि इस स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ 26 है, तो ये हमें 26 रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो strlen हमें हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए strlen को हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं अपने लूप्स में। अगर हमने पूरी स्ट्रिंग के जितनी स्ट्रिंग है उतनी ही हमने अगर आइट्रेशंस करनी है तो हम अपनी एरे को स्ट्रिंग की लेंथ के मुताबिक चला रहे होते हैं। ठीक है। तो ये तीन चार फंक्शन हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। इसके अलावा और भी फंक्शन हैं यहाँ पे, ये आपने खुद करने। ठीक है। जैसे कंपेयर का फंक्शन है, अब जैसे ही मैं ये लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप जब इस फंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि इसका सिंटैक्स क्या है और ये क्या काम कर रहा है। जैसे कंपेयर का फंक्शन है, कंपेयर का फंक्शन दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंकैट करवाएगा और यहाँ पे इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन गिवन है कि आपने इसको किस तरह से यूज करना है और किस तरह से ये यूज हो सकता है और इसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी। ठीक है। तो ये आपने खुद को ये क्या कहते हैं इसको, ये फंक्शन आपने खुद ट्राई करनी है और इसकी मैं अभी गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट एक बना रहा हूँ और वहां पे आपने इसको अपलोड करना है इन सब फंक्शंस को यूज करके। सिमिलरली लेंथ का फंक्शन है, स्वैप का फंक्शन है कि आप दो स्ट्रिंग्स को आपस में स्वैप किस तरह से कर सकते हैं। फिर सब स्ट्रिंग का फंक्शन है कि आप एक स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग, लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो मुझे इसके सेंटर वाले 4 करेक्टर्स चाहिए, तो ये इस स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग होगी जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर मैंने एक स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग कॉपी करनी है या फिर उसको गेट करना है तो वो किस तरह से करते हैं, उसके लिए सब स्ट्रिंग का फंक्शन है। साइज, आपके पास स्ट्रिंग का साइज रिटर्न करेगा। रिसाइज, अगर आप स्ट्रिंग को रिसाइज करना चाहते हैं करेक्टर एरे को, अगर आपने उसमें 25 करेक्टर्स इनिशियली रखे थे और आप इसको 20 करेक्टर पे लिमिट करना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग को रिसाइज कर सकते हैं। फिर रिप्लेस का फंक्शन है, स्ट्रिंग अपेंड का फंक्शन है, एंड सो ऑन। ये आपने सब फंक्शंस जितने भी यहाँ पे गिवन है ये आपने सब ट्राई करने हैं, और जो पॉइंटर वाले हैं वो आप छोड़ दें। जैसे कि ये पॉइंटर वाला है तो वो आप छोड़ दो बेशक, लेकिन बाकी वाले जितने भी फंक्शन हैं ये आपने इम्प्लीमेंट करके और उसकी जो कोड फाइल है सी प्लस प्लस वाली फाइल, सीपीपी फाइल, वो आपने अपलोड करनी है। ये मैं आपके बिल्कुल सामने ही बना देता हूँ असाइनमेंट इसके लिए। सी पी एफ और असाइनमेंट string operations and do as discussed in lecture। ठीक है। और अपलोड cpp c plus pp file as your solution। ठीक है। 10 मार्क्स का मैं रखता हूँ इसको। डेट मैं रख रहा हूँ इसकी संडे और 11:55 और इसको असाइनमेंट में सेव करवा रहा हूँ। ठीक है।
तो 6 फेब तक आपने इसको करना है। 6 फेब को क्यों कर रहे हैं यार, हम आज ही करते हैं ना इसको, या कल तक करते हैं। 1 फेब तक आपने इसको जमा करवाना है। जस्ट यार फंक्शन है, कुछ भी नहीं है इसमें, आपने जस्ट उन फंक्शंस को ट्राई करना है जो जो भी हैं, और उनको जस्ट आपने इम्प्लीमेंट करके मुझे भेज देना है। कोई मसला तो नहीं है इसमें, ठीक है। ये मैं असाइन कर रहा हूं आपको। नाउ ये हो गया। अब हम आ जाते हैं स्ट्रिंग टाइप के ऊपर। अभी तक हमने जो देखा है वो देखा है कि आप करैक्टर एरेज को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, करैक्टर एरेज के ऊपर आप किस तरह से अपना काम कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग टाइप भी मैंने आपको पढ़ाई थी कि डेटा टाइप आपके पास एक स्ट्रिंग भी होती है। तो करैक्टर एरे में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं अपनी एरे का साइज। जैसे कि अगर मैं इस फाइल पे जाऊं तो मैं एरे का साइज स्पेसिफाई कर रहा हूं कि इसके अंदर इतने मैक्सिमम इंडेक्सेस आ सकते हैं। जो स्ट्रिंग टाइप है उसके अंदर हम साइज नहीं बताते, हम जस्ट लिखते हैं डेटा टाइप, अपने वेरिएबल का नाम, और उसके अंदर हमने क्या क्या कहते हैं उसको, कितने वेरिएबल जितने मर्जी आ जाए, जो यूजर एंटर करेगा वो सब कुछ उसमें सेव हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल यूजर एंटर प्रेस नहीं करता। न्यू लाइन का जो करैक्टर है, न्यू लाइन का जो आपके पास इंडिकेटर है वो नहीं आता, वो आपकी स्ट्रिंग को टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग हमारे पास str1 आ गया वेरिएबल, और इसके अंदर जब मैं हेलो रखवा रहा हूं तो बेसिकली ये बनेगी करैक्टर एरे ही, बट यहाँ पे हम इसका साइज नॉमिनेट नहीं कर रहे कि यूजर जितना भी इसके अंदर डेटा रखवाना चाहे वो रखवा सकता है, ठीक है। हम साइज इसका स्पेसिफाई नहीं कर रहे, बट बेसिकली ये एक स्ट्रिंग एरे ही बनेगी, क्योंकि जब ये वाली लाइन पॉपुलेट होगी, मतलब जो एग्जीक्यूट होगी, तो str1 ऑफ जब मैं 0 करूंगा तो दैट मीन्स कि वहां पे h पड़ा होगा। जब मैं 1 इसको करूंगा तो वहां पे e पड़ा होगा, 2 पे l होगा, 3 पे l होगा, और 4 पे हमारे पास o होगा, ठीक है। तो ये बैक एंड पे वन करैक्टर एरे ही रही है, लेकिन यहाँ पे हम जब इसकी स्ट्रिंग डेटा टाइप करेंगे तो हमें इसके साथ साइज नॉमिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूज़र की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो स्ट्रिंग में एंटर करता है, और उसी रिक्वायरमेंट के लिहाज से इस एरे का साइज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग बनाई मैंने str1, दूसरी स्ट्रिंग बनाई str2, थर्ड मैंने स्ट्रिंग बनाई है str3, जिसके अंदर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं रखा। ये स्ट्रिंग अनइनिशियलाइज्ड है। दो स्ट्रिंग में मैंने वैल्यू पास की है, थर्ड अनइनिशियलाइज्ड है, और एक मैंने इंट लेंथ का वेरिएबल भी बनाया है। अब अगर हमने एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बैक एंड पे अरे है, फ्रंट एंड पे जस्ट एक वेरिएबल है। तो अगर मेरे पास वेरिएबल हो int x is equals to 10, int y is equals to 20, तो मेरे पास int z हो, और उस z में मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, z is equals to x। तो x की जो भी वैल्यू है वो z के अंदर सेव हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। x की जो भी वैल्यू है वो z के अंदर कॉपी हो जाएगी। तो सिमिलरली ये दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल str1 है, एक वेरिएबल str3 है। तो str3 के अंदर अगर मुझे str1 की वैल्यू चाहिए तो मैं जस्ट str3 str1 कर दूंगा, तो स्ट्रिंग 1 की जो भी कंटेंट है वो कॉपी हो जाएंगे हमारे वेरिएबल str3 के अंदर, ठीक है। अब स्ट्रिंग में कंकैटिनेशन, वहां पे हम क्या कर रहे थे, strcat का फंक्शन यूज कर रहे थे। अगर मैं कहां पे था, यहाँ पे strcat का फंक्शन यूज कर रहे थे जो कि कंकैट करवा रहा था दो स्ट्रिंग्स को। तो अगर हमारे पास डेटा टाइप हो करैक्टर
तो हम यूज करेंगे strcat का फंक्शन टू कनकैट टू स्ट्रिंग्स। लेकिन अगर हमारे पास डेटा टाइप हो स्ट्रिंग की तो हम कंकैटिनेशन के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं। ठीक है, प्लस का साइन हम यूज करेंगे स्ट्रिंग्स को कंकैट करवाने के लिए। तो str1 प्लस str2, तो इसकी जो आउटपुट होगी वो होगी हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैं इसको रन करूं तो str1 प्लस str2 जब हमने किया तो हमारे पास दोनों स्ट्रिंग जो है वो क्या होगी, कंकैट होगी। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग्स को कंकैट करवाने के लिए प्लस का साइन यूज होता है तब जब आपके पास डेटा टाइप हो स्ट्रिंग की। लेकिन अगर आपने कंकैट करवाना है इन कैरेक्टर एरेज तो आप प्लस का साइन यूज नहीं कर सकते, आपको strcat का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देन लेंथ का फंक्शन वो आपको सेम है दोनों में, strlen का, तो यहां पे भी सेम है वहां पे भी सेम है। आप जस्ट str लेंथ का फंक्शन यूज कर लें। ठीक है, strlen और पास करवा दें अपनी स्ट्रिंग को, या फिर आप string3 डॉट साइज का फंक्शन यूज कर लें। तो दोनों इक्वलेंट हैं, दोनों आपको बेसिकली क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग का साइज रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो str3 डॉट साइज कर लो या फिर strlen लेंथ कर लो, दोनों इक्वलेंट हैं और दोनों आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे में जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि आप स्ट्रिंग, दोनों बेसिकली स्ट्रिंग भी बैकएंड पे जाके कैरेक्टर एरे ही बन रही होती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास इतनी इंडिपेंडेंस है कि आपको साइज नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि इस एरे में, इस स्ट्रिंग में इतने मैक्सिमम कैरेक्टर्स हो सकते हैं। स्ट्रिंग में हम साइज नॉमिनेट नहीं करते कि इसके अंदर कितने इंडेक्सेस होने चाहिए, यूजर जितनी भी लंबी स्ट्रिंग चाहे एंटर कर सकता है स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है। हाँ, आप सॉरी आप अपनी कैरेक्टर एरे की टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। अगर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली है, एक कैरेक्टर एरे ली है C++, तो मैं इस कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग में टाइप कास्ट भी कर सकता हूँ। तो स्ट्रिंग 2 के अंदर मैं कैरेक्टर एरे को टाइप कास्ट करके स्ट्रिंग की डेटा टाइप में भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग अलाउड है। आप स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में से कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन ये वाली मैंने आपको करवा दी है सारी कि आप किस तरह से इनपुट ले सकते हैं। आप cin को यूज कर सकते हो, आप जस्ट गेट को यूज कर सकते हो और आप गेट लाइन को यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग्स में आपके पास जस्ट इतना ही है, और ये चीज आपने जो असाइनमेंट है वो आपने करनी है, वो मैंने आपको बता दिया है। और ये वाला लिंक मैंने कहाँ पे डाला हुआ है, ये टॉप पे डाला हुआ है इस फाइल की, strings4.cpp की जो फाइल है इसके टॉप पे ये लिंक गिवन है। आप इस लिंक के ऊपर जाके इसके जितने भी फंक्शंस गिवन है इनको आपने 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करना है, और वो वाली जो CPP की फाइल है वो आपने इस असाइनमेंट के सोल्यूशन पे अपलोड करनी। ठीक है, इसके जहां पे ठीक हो गया। देन हम आ जाते हैं फाइलिंग के ऊपर कि हमारे पास फाइल्स हैंडलिंग कैसे होगी C++ के अंदर। अभी तक अगर मैं अभी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूं सपोज, तो मेरे पास क्या होगा, मैं जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा तो ये चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इस
प्रोग्राम को जैसे ही मैं क्लोज करूंगा तो इसके अंदर जितनी भी आपके पास वो है, क्या कहते हैं इसको, जो भी प्रोसेसिंग है वो हमारे इस CMD को रन क्लोज करने पे डिस्कार्ड हो जाएगी, वो कहीं पे भी सेव नहीं होंगी। मैं जैसे ही इस CM कमांड लाइन को क्लोज करता हूं तो जो भी प्रोसेसिंग है वो खत्म हो जाएगी। हम जब इसको दोबारा से रन करेंगे तो हमें पूरा प्रोग्राम फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द जीरो, फ्रॉम द स्क्रैच दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो फाइल हैंडलिंग में बेसिकली क्या होता है, हम अपनी इनपुट्स और आउटपुट्स को सेव करवा रहे होते हैं अपनी डायरेक्टरी में। ठीक है, तो फाइल के अंदर आप आउटपुट्स या यूजर जो भी इनपुट करेगा उसको आप परमानेंटली सेव करवा सकते हैं। C++ के प्रोग्राम में हम उसको परमानेंटली सेव नहीं करवा सकते, वो तभी तक रैम में रहती है जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ हुआ है। जैसे ही आप अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को खत्म करेंगे, आपकी जो भी इनपुट आपने यूजर से ली हुई है या उसके ऊपर प्रोसेस किया हुआ है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो वो वाली जो इंफॉर्मेशन है वो तब तक आपके पास रहती है जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। बट जैसे ही आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म होगी, आपके पास इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी, आप उसको स्टोर कहीं पे भी नहीं करवा रहे। जब आप फाइलिंग यूज कर रहे हैं तो आप उस इंफॉर्मेशन को अपने पास परमानेंटली स्टोर करवा रहे होते हैं टेक्स्ट फाइल्स के अंदर। ठीक है, तो C++ में फाइलिंग जो है उसके लिए जो लाइब्रेरी यूज होती है वो होती है fstream की। फाइल स्ट्रीम के लिए की लाइब्रेरी यूज होती है। इसकी दो फर्दर टाइप्स भी हैं, OStream और OFstream और IFstream, आउटपुट फाइल स्ट्रीम और इनपुट फाइल स्ट्रीम। अगर आपने अपने प्रोग्राम में जस्ट आउटपुट करवानी है फाइल से डेटा आउटपुट करवाना है तो आप OFstream की लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रोग्राम को लिमिट करना चाहते हैं कि आपने जस्ट इनपुट लेना है और फाइल में सेव करवाना है तो आप IF की स्ट्रीम की लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है कि आपने इनपुट या आउटपुट में से कोई एक करवाना है, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा करवाना है, या फिर आपने दोनों करवाने हैं, तो आप fstream की लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तीन तरह की फाइल हैं, आउटपुट फाइल स्ट्रीम, इनपुट फाइल स्ट्रीम और फाइल स्ट्रीम। यहाँ पे आप जस्ट आउटपुट कर सकते हैं, यहाँ पे आप जस्ट इनपुट कर सकते हैं और यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों काम कर सकते हैं। अब करना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं। हम इसको छोड़ देते हैं, बल्कि इसी को करता हूं। मैं आपको सिंपल वाला काम करवाता हूं, जो कि मेरे पास एक कैरेक्टर एरे है 100 की। ठीक है, अब अगर तो हमने राइट मोड में फाइल को ओपन करना है तो राइट के लिए हमारे पास लाइब्रेरी यूज होगी ऑफस्ट्रीम की। आउटपुट के लिए, आउटपुट क्या होती है, हमने फाइल राइट करनी है। ठीक है, इनपुट क्या होगी, हमने फाइल रीड करनी है, फाइल से इनपुट लेनी है। आउटपुट क्या होगी, फाइल में डेटा रखवाना है। फाइल आउटपुट क्या होगी, आउटपुट फाइल क्या होगी, जब हमने फाइल में डेटा रखवाना है। और इनपुट फाइल क्या होगी, IF क्या होगी, जब हमने फाइल से डेटा लेना है। ठीक है, जब हमने राइट मोड में करना है तो दैट मीन्स कि हम आउटपुट अपनी फाइल में सेव करवा रहे हैं, तो हम एक ऑफ स्ट्रीम के लिए वेरिएबल बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे आउट फाइल का। ठीक है, हम लिख लेंगे ऑफ स्ट्रीम और स्पेस देके एक वेरिएबल बनाएंगे आउट फाइल का, जो कि हमेशा यूज होगा सी आउट की जगह पे। हम जब सी आउट करवाते हैं तो क्या होता है, कंसोल के ऊपर हमारे पास आउटपुट शो हो रही होती है। ठीक है, कंसोल आउटपुट। तो ये वाली जो आउटपुट है ये खत्म हो जाएगी तब जब हम उस कंसोल को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो कंसोल पे अब हमने आउटपुट अपनी शो नहीं करवानी, हमने एक फाइल में सेव करवानी है। तो फाइल में सेव करवाने के लिए हमने ऑफ स्ट्रीम का जो भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ होगा, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। आप इसको O का नाम दे सकते हो, आप इसको ABC का नाम दे सकते हो, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो इस ऑब्जेक्ट को।
ठीक है, मैंने इसको आउट फाइल का नाम दिया हुआ है। अब जब आपके पास फाइल राइट करने का ऑब्जेक्ट बन गया तो हम सी आउट नहीं करेंगे, हम आउट फाइल करेंगे। सॉरी, हम आउट फाइल कर रहे हैं। अब सी आउट नहीं कर रहे, सी आउट हमारे पास कंसोल में राइट करवाता था। अब आउट फाइल क्या करेगा, आउट फाइल हमारे पास उस फाइल में जाके राइट करवाएगा। ठीक है, लेकिन ये करने से पहले हमें अपनी वो वाली फाइल ओपन करनी है जिसके अंदर हमने राइट करवाना है डेटा। तो हम लिखेंगे आउट फाइल, जो भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है वो डॉट का फंक्शन यूज करेंगे और साथ ही एक फंक्शन कॉल करेंगे ओपन का, आउट फाइल डॉट ओपन। अब यहाँ पे हम अपना उस फाइल का नाम देंगे जो कि हमने ओपन करनी है। मेरे पास एक फाइल बनी हुई है लेक्चर्स कोड्स, और मेरे पास यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है ए फाइल की जो कि नहीं बनी हुई। तो अब क्या होगा, अगर मेरे पास फाइल नहीं बनी हुई तो ये उसको क्रिएट कर देगी, अगर बनी हुई है तो वो उसको ओपन कर देगी। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे एक फाइल, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंतमाम, एंटर किया, एज 29 एंटर किया एंड क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, मेरे पास किस नाम से बन रही है, ए फाइल डॉट टी एक्स टी। मुझे फाइल कहाँ पे सेव है, लेक्चर्स में ही है, तो ये फाइल यहाँ पे क्यों नहीं बन रही। हाँ हाँ, इसको बनाना तो चाहिए यहाँ पे। मैं इसको सेव एज करता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, सेव किया, एग्जीक्यूट किया, नाम लिखा, एज लिखी, रीडिंग फाइल फ्रॉम दिस, हम डॉक्यूमेंट्स में गए और ए फाइल। ये मेरे ख्याल से ड्रॉपबॉक्स पे फाइल नहीं बनाने दे रहा, लेकिन जो आप ड्रॉपबॉक्स के अलावा कहीं पे इसको सेव करते हैं तो आपके पास वो फाइल बन जाती है ए फाइल। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, सॉरी डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसको भी क्लोज किया। मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, फाइल का नाम ABC, ठीक है, और नीचे भी मैं रीड करता हूँ ABC से ही, ABC, ठीक है। बल्कि मैं रीडिंग वाला जो है उसको फिलहाल कमेंट कर देता हूं ताकि आपको समझ आए कि मैं कर क्या रहा हूं। अब बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि एक फाइल ओपन की है, ठीक है, abc.txt के नाम से। अगर तो ये फाइल एग्जिस्ट करती है उस लाइब्रेरी में जहां पे आपकी ये फाइल सेव है, आपकी सीपीपी फाइल सेव है, अगर उसी लाइब्रेरी में ये फाइल एग्जिस्ट करती है ये उसको रीड ओपन करेगी। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो ये उसको क्रिएट कर देगी। ये वाली लाइन, ये वाली जो आपकी लाइन है, ये या तो उस एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करेगी, अगर एग्जिस्टिंग फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो उसको क्रिएट कर देगी। ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट किया, मैंने लिखा नाम और मैंने लिखी एज, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ABC की फाइल CPP क्यों क्रिएट कर रही है, .txt क्यों सेव कर रही है, abc.txt, इसको अगर हम ओपन करें, एडिट करें, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसको डिलीट किया, जस्ट अ सेकंड, मैं ना ये मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं बन रही, क्योंकि सिंटैक्स यही है ASTF123 एंटर, और ABC की फाइल बननी चाहिए यहाँ पे। ABC की फाइल बन रही है ना,
ओके जी, डिलीट। हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। वो एक्चुअली कहीं नीचे जाके बांधी थी, तो मैंने अब इसको सॉर्ट बाय किया है डेट मॉडिफाइड, तो सबसे टॉप पे आएगी अब हमारे पास फाइल। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और मैंने यहाँ पे किया ASDF और 12। अभी तक मेरे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये क्या करेगा, उस फाइल को बनाएगा और उसके अंदर ये वैल्यू सेव करवा देगा। क्लोज किया, तो इसको रिफ्रेश किया, तो मेरे पास ये फाइल आ गई ABC। ठीक है, ये अभी क्रिएट हुई है, और इसको मैंने ओपन किया, तो इसके अंदर ASDF और 12 हमारे पास सेव हो रहा है फाइल के अंदर जाके। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये बेसिकली हो कैसे रहा है। हम पहले उस फाइल को ओपन करेंगे जो हमने क्या करना है, जिसके अंदर डेटा रखवाना है। अब सी आउट मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि ये वाली जो लाइनें हैं ये आपके पास फाइल में सेव नहीं होंगी, बट ये आपके पास कंसोल में जाके सेव हो रही होंगी। सॉरी, कंसोल में शो होंगी, फाइल में जाके सेव नहीं होंगी, क्योंकि हम कंसोल आउटपुट करवा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूं आउट फाइल, जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, तो अब ये कंसोल के ऊपर शो नहीं होंगी, ये जाके हमारे पास फाइल में सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं करता हूं आउट फाइल, और हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और वो डेटा आउट फाइल के अंदर सेव करवा रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी मैं करता हूँ आउट फाइल, मैं यूजर से एज ले रहा हूँ, सीन लिया डेटा। अब मैंने दो तरह के डेटा यहाँ पे वो किए हुए हैं, गेट, मतलब दो तरह से मैं यूजर से डेटा ले रहा हूँ, ताकि आपको ये पर क्लियर हो जाए कि आप कोई भी इनमें से जो मेथड है वो यूज कर सकते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। और वो वाला जो डेटा है ये अगेन हम सेव करवा रहे हैं फाइल पे। तो मैं इसको सेव करता हूँ। मेरे पास अब कंसोल पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, मैंने जस्ट दो वैल्यूज एंटर करनी है, ASDF और अपनी एज 12। ठीक है, अब जो भी कुछ प्रिंट हुआ है या प्रिंट करवाया है मैंने, वो फाइल के अंदर जाके सेव हुआ होगा। रिफ्रेश किया, हमारे पास ये फाइल बनी, तो यहाँ पे आ गया राइटिंग फाइल, राइटिंग टू द फाइल, व्हाट इज योर नेम जो हमने एंटर किया था ASDF, और एंटर योर एज जो हमने 12 एंटर की थी, वो आ गई। तो जब हम यहाँ पे इस फाइल के अंदर जाके जब मैं यहाँ पे सी आउट लिखूंगा, तो दैट मीन्स कि हम कंसोल के ऊपर ये वाली लाइन लिखवा रहे हैं, फाइल के ऊपर जाके ये वाली लाइन नहीं लिखवा रहे। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ कि ये कंसोल पे भी जाए और हमारे पास भी शो हो, तो हम इसको दो दफा लिख लेंगे। एक दफा ये जाएगी फाइल में जाके सेव हो जाएगी, और सेकंड टाइम ये हमारे पास कंसोल में भी शो हो। सिमिलरली हम इस लाइन को भी लिख देते हैं कि ये फाइल में भी सेव हो और हमारे पास कंसोल पे भी शो हो। तो कंसोल पे शो करवाने के लिए हम लिखेंगे सी आउट, और फाइल में सेव करवाने के लिए हम लिखेंगे आउट फाइल। सिमिलरली ये वाली लाइन, इसको कॉपी किया, अभी ये फाइल पे सेव हो रही है, मैं इसको चाह रहा हूँ कि मेरे पास कंसोल में भी शो हो, तो मैं इसको सी आउट भी करवा देता हूँ। अब मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंसोल पे भी शो होगी और हमारे पास फाइल में भी शो होगी। मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, और इसको मैं रन कर रहा हूँ। अब मेरे पास कंसोल पे भी शो होगा, राइटिंग टू द फाइल, एंटर योर नेम इंजमाम, एंटर योर एज 29। ठीक है, ये कंसोल पे भी शो हुआ, और जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा मेरे पास फाइल भी बनी हुई होगी, और उस फाइल के अंदर भी वो वाला सारा डेटा सेव हुआ होगा। राइटिंग टू द फाइल, एंटर योर नेम इंजमाम, एंटर योर फाइल, एंटर योर एज 29। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने जो डेटा है वो कंसोल पे भी आउटपुट करवा सकते हो। कंसोल पे आउटपुट के लिए आप बेसिकली सिंपली यूज करेंगे सी आउट, और अगर आपने वही वाला डेटा फाइल में सेव करवाना है तो वो आप क्या करोगे, आउट फाइल, जो भी आप वेरिएबल यहाँ पे बना रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उसको यूज करके आप फाइल पे भी राइट करवा सकते हैं अपना डेटा। डेटा आप cin.get line या फिर सिंपली cin से इनपुट ले सकते हैं,
और आउटपुट के लिए सी आउट या फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो यूज कर सकते हैं। जब आप अपना सारा प्रोसीजर कर लेंगे तो आप एंड पे अपनी फाइल को क्लोज करते हैं। जैसे आपने ओपन किया था, ओपन में हम अपने फाइल का नाम भेजते हैं, लेकिन जब हमने क्लोज करना है तो हम फाइल का नाम नहीं भेजेंगे क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी ओपन होती है। तो जो भी फाइल ओपन है वो उसको क्लोज कर देता है। तो आउट फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फाइल को राइट कर सकते हैं, फाइल के ऊपर डेटा अपना राइट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि फाइल से डेटा रीड कैसे करना। तो रीड के लिए मैंने आपको बताया था कि IFStream यूज होगा, तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इन फाइल, आउट फाइल और इन फाइल। मैंने जो यूज करता हूं हमेशा से, आउट फाइल फॉर आउटपुट ऑन फाइल, इन फाइल फॉर इनपुट फ्रॉम फाइल, ठीक है। तो हम IFStream का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इन फाइल, फिर हम इसी तरह से उस फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। इन फाइल डॉट ओपन, जो भी फाइल मैंने ओपन करनी है वो, और फिर हम जस्ट क्या करेंगे, इन फाइल डेटा, ठीक है। हम इन फाइल करके जब भी डेटा का यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो फाइल के अंदर जितना भी कुछ है, जो भी कुछ है वो इस डेटा में स्टोर हो जाएगा। फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे, मैं इसको रन करता हूँ पहले, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ AS12, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मेरे पास आ गई यहाँ पे फाइल और ये फाइल आ गई, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास फाइल मैंने अपडेट की है। अब मैं इसको रीड नहीं, दोबारा से राइट नहीं करवाऊंगा, तो मैंने इसकी ये वाली जो लाइंस हैं इसको कमेंट करना है क्लोज तक, ये, ताकि ये वाली जो मेरा इंफॉर्मेशन है वो रिप्लेस ना हो। अब मैं जब इसको रन करता हूँ तो मेरे पास वो सब कुछ आ गया है, क्योंकि मेरे पास 2 लाइनें क्यों आई हैं। Again read the data from the display, ओके। तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास लाइन बाय लाइन, एक लाइन को डेटा रीड करता है। देखें, अगर मैं इसको रन ना करता तो आपको पता ना चलता। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी है कि ये सारा डेटा सेव करवा देता है। मैं जस्ट अभी इन फाइल और उसको पास कर रहा हूं डेटा, और मैं सी आउट करवाऊंगा इस डेटा को। तो अब देखते हैं क्या होता है हमारे पास। ये मेरे ख्याल से एक ही लाइन को रीड करेगा, ASDSADAD, ASDSADAD, फर्स्ट लाइन को इसने रीड किया और उसको आउटपुट करवा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिपीटेडली लिखता हूँ, एक दो तीन चार पांच, अब मेरे पास 5 लाइनें आनी चाहिए, सॉरी, अब मेरे पास यहाँ पे 5 लाइनें आ रही हैं क्योंकि मैंने इसके साथ एंड एल यूज नहीं किया, तो वो एक ही लाइन में आ रहा है। तो एंड एल एंड एल एंड एल एंड एल एंड एल, तो अब मेरे पास ये देखें 5 लाइनें आउटपुट हो रही हैं। तो जब आप इन फाइल और डेटा करोगे तो ये बेसिकली आपका क्या करेगा, एक लाइन को रीड करेगा और फिर उसको शो करवा देगा लाइन बाय लाइन। एक लाइन को इसने रीड किया और उसको इसने शो करवा दिया, ठीक है। तो शो आपके पास डेटा में आया वो वाला, जो भी आपकी फर्स्ट लाइन है वो, और फिर जब आपने उसको स्क्रीन पे शो करवाना है तो आप सिंपली डेटा को सी आउट करवाओगे, ठीक है। तो सी आउट करवाया डेटा को, फिर एंड एल लगाया, फिर हमने सेकंड लाइन को रीड किया, फिर उसको सी आउट करवाया। देन आपने अगर थर्ड लाइन रीड करनी है तो आप इस लाइन को दोबारा से लिखोगे, तो आपके पास थर्ड लाइन आएगी, वो प्रिंट हो जाएगी और एंड पे जाके आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी,
ठीक है, तो लाइन बाय लाइन डेटा को इस तरह से रीड करना है फ्रॉम द फाइल, और आपने डेटा को राइट कैसे करवाना है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप फाइल को ओपन करते हो तो वहाँ पे आप मोड, उसमें अब देखो मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट को, जो ऊपर वाली फाइल है चीज़ है, इसको मैंने अब कमेंट करना पड़ा है मुझे, ताकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी जो मेरे पास फाइल में पड़ी है वो रिमूव ना हो। तो अपेंड मोड मैं इसमें जब ओपन कर लूंगा तो दैट मीन्स कि मेरे पास जो भी फाइल में ऑलरेडी पड़ा है वो पड़ा रहेगा, उससे आगे मेरे पास क्या होगा, फाइल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो मैं कर रहा हूं, अगर मैं इसको इस पूरे प्रोग्राम को अभी चलाऊंगा तो इस फाइल में मेरे पास जो भी डेटा पड़ा है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और जो अभी मैं डेटा एंटर करूंगा वो जस्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा। मैंने इस फाइल को रन किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम और एज, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, मेरे पास ये पूरी फाइल जो है ये क्या हुई है, पिछला डेटा रिमूव हो गया, उसके अंदर न्यू डेटा सेव हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी के साथ ओपन करते वक्त एक iOS इनपुट आउटपुट स्ट्रीम और साथ इसको मैं अपेंड कर देता कि ओपन मोड करो, लेकिन इसका जो पुराना डेटा पड़ा है उसको रिमूव नहीं करना, तो फिर अब क्या होगा, अब मैं जब इसको राइट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सॉरी, चलो अब मेरे पास क्या होगा, जो फाइल है उसके अंदर डेटा 2 दफा आ जाना चाहिए। ये मेरे पास पहले डेटा पड़ा था, ठीक है, और ये मेरे पास अब न्यू डेटा आ गया। मेरे पिछले डेटा को ये रिमूव नहीं कर रहा, ये बेसिकली क्या करता है, जो आपके पास लास्ट लाइन है उससे अगली लाइन पे जाके डेटा को राइट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब आपका जो पिछला डेटा है वो सेव रहेगा। मैं यहाँ पे अगर करता हूँ इसके स्टार्ट में वही वाली 3-4 लाइनें लिख देते हैं, ठीक है, ये मैंने लाइनें लिख दी हैं। अब जब मैं न्यू डेटा इसको फाइल को प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास ये वाली जो लाइनें हैं ये रिपीटेडली इसके बाद आएंगी। मैं वहां पे नाम चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली और एज उसकी 12, ठीक है, ये मैंने लिखा। और जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे अब, तो वो अली और 12 वाली लाइनें जो हैं वो इस फाइल के बाद आ रही हैं, ठीक है। अब अगर हम इस अपेंड वाली लाइन को नहीं लिखते तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, फाइल को 0 करेगा पहले और फिर उसको दोबारा से एज अ न्यू फाइल सॉरी एज अ न्यू फाइल उसको ऐप सेव करवाएगा। अभी तक इसमें ये सारा डेटा पड़ा है, लेकिन अब जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, फाइल को, इस प्रोग्राम को जब रन कर रहा हूँ विदाउट अपेंड, तो मेरे पास पिछला डेटा सारा रिमूव हो जाएगा और मेरे पास अब जस्ट ये वाला डेटा सेव होगा, अली और 19 वाला, ठीक है। तो अब इसमें जस्ट अली और 19 वाला डेटा होगा। तो आप अगर आपको लगता है कि आपने प्रोग्राम में डेटा जो है आपको बार बार नहीं चाहिए तो आप उसको अपेंड ना करवाओ, लेकिन आपके जैसे आपके एफआईपी कह रहा हूँ, आपके जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपने डेटा को सेव रखना है, आपने बार बार उसको रिमूव नहीं करना, तो आप अपनी फाइल को हमेशा अपेंड करवाओगे। यहाँ पे अपेंड कैसे होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में आप APP का जो अपेंड है वो ओपन मोड सेंड कर दोगे। इसी तरह से ये डिफरेंट मोड्स हैं ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो। इनको आपने कॉपी ट्राई करना है कि ATE का क्या मतलब है, इन का क्या मतलब है, आउट का क्या मतलब है, ट्रंक का क्या मतलब है, ये आप ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन सब में क्या डिफरेंस है। इसी तरह से आपने अगर मल्टीपल मोड्स ओपन करने हैं, लाइक आप कह रहे हो कि मेरे पास अपेंड भी हो, आउटपुट भी हो, इनपुट भी हो, ट्रंकेट भी हो, तो आप साथ ही एक पाइपलाइन, सिंगल पाइपलाइन, हम इफ में डबल पाइपलाइन यूज करते हैं, यहाँ पे आप सिंगल पाइपलाइन करके 2 मोड्स में भी अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5 जितने भी आप चाहें। जहाँ पे 5 हैं तो 5 आप इकट्ठे भी लगा सकते हैं, आप 2 लगाना चाहें 2 लगा लें, 3 लगाना चाहें 3 लगा लें,
ठीक है। देन क्लोज फाइल है, राइट है, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो इस तरह से आप अपनी फाइलिंग कर सकते हैं, फाइल्स में अपना डेटा को सेव करवा सकते हैं या फाइल से अपने डेटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था अभी तक फाइल में, आपने इतना ही आपको चाहिए होगा। आपका जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको फाइलिंग इतनी ही चाहिए कि आपने उसमें डेटा रखवाना है, अपेंड करना है और उसको रीड करके उसको प्रोसेस करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे गूगल क्लासरूम पे ही या ईमेल पे पूछ सकता है, तो मैं उसको ट्राई करूँगा कि उसकी जो भी क्यूरी है उसको एड्रेस करूँ और विद इन 24 आवर्स उसको रिस्पॉन्ड करूँ। ठीक है, ये मैं सारी फाइल्स इस लेक्चर के साथ, जैसे ही मैं ये लेक्चर अपलोड करूँगा तो उसके साथ ही मैं अब अपलोड कर दूँगा ये सारी फाइल्स भी। और उसके बाद आपने ये, मैंने एक असाइनमेंट भी बना दी है, ये आपने करनी है कि जितने भी स्ट्रिंग ऑपरेशंस में आपको मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं ये सब आपने 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करने हैं और इसकी जो CPP फाइल है वो आपने इस असाइनमेंट के साथ अटैच करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।